हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आई होप ऑल ऑफ फाइन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी लर्न लेसन 7 पोयम व्हाट डज लिटिल बर्डी से। आज हम लिटिल बर्डी से पोयम रिसाइट करेंगे और इसके कठिन शब्दों के अर्थ भी देखेंगे। आई एम योर टीचर संध्या मैम। What does little birdie say in her nest at peep of day? Let me fly, says little birdie. Mother, let me fly away. Mother birdie says, rest a little longer till the little wings are stronger. So she rests a little longer, then she flies away. अच्छा बच्चों, अब हम इस पोयम को रिसाइट तो कर लिए। अब हम इसमें आए कठिन शब्दों के शब्दार्थ और इसका अर्थ समझेंगे। What does लिटिल बर्डी से, है ना, इसका मतलब होगा लिटिल छोटा, बर्डी पक्षी से कहता है। वाट मतलब क्या, छोटा पक्षी क्या कहता है। जो घोंसले में छोटे पक्षी होते हैं ना, उसके और उसकी मदर बर्ड के बीच में बात हो रही है, तो छोटा पक्षी क्या कहता है उसके बारे में समझेंगे। What does लिटिल बर्डी से, छोटा पक्षी क्या कहता है। पीप ऑफ डे, इसका मतलब होता है सूर्योदय के समय। जब सूर्योदय होता है, दिन की शुरुआत होती है, उसे हम कहते हैं पीप ऑफ डे। और नेक्स्ट का मतलब होता है घोंसला। तो यहाँ पर है इन हर नेस्ट, अपने घोंसले से। एट पीप ऑफ डे, दिन की शुरुआत पर अपने घोंसले से छोटा पक्षी क्या कहता है। दिन की शुरुआत पर, ठीक है, यहाँ पर एक बार फिर से बता रही हूँ। दिन की शुरुआत पर अपने घोंसले से छोटा पक्षी क्या कहता है। उसके बाद है लेट मी फ्लाई अवे, सेज लिटिल बर्डी, छोटा पक्षी कहता है मुझे उड़ने दो। छोटा पक्षी क्या कहता है घोंसले से कि मुझे उड़ने दो, लेट मी फ्लाई, मुझे उड़ने दो। मदर लेट मी फ्लाई अवे, छोटा पक्षी जो है अपनी माँ से कहता है, मदर मतलब अपनी मदर बर्ड से वह कहता है लेट मी फ्लाई अवे, मुझे दूर उड़ने दो। वह क्या कहता है छोटा पक्षी अपनी माँ से कि मुझे दूर उड़ने दो। अब यहाँ पर बर्डी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर, यहाँ पर जो है मदर बर्ड कहती है रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर। यहाँ पे लिटिल लॉन्गर मतलब थोड़ी देर, रेस्ट मतलब इंतज़ार करो। और तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा कि पक्षी अभी तुम थोड़ी देर इंतज़ार करो। मदर बर्ड कहती है कि पक्षी अभी तुम थोड़ी देर इंतज़ार करो। टिल, जब तक। लिटिल विंग्स, तुम्हारे छोटे पंख। आर स्ट्रॉन्गर, जब तक कि तुम्हारे छोटे पंख। स्ट्रॉन्गर का मतलब होता है मजबूत। अभी तुम थोड़ी देर इंतज़ार करो। क्यों इंतज़ार करो? जब तक कि तुम्हारे छोटे छोटे पंख
मजबूत नहीं हो जाते, जब तक कि तुम्हारे छोटे छोटे पंख जो हैं मजबूत नहीं हो जाते, तब तक तुमको इंतज़ार करना है। सो सी, इसलिए सी वह रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर, इसलिए वह थोड़ी देर इंतज़ार करता है। सो सी, इसलिए वह रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर, इसलिए वह थोड़ी देर इंतज़ार करता है। देन, तब, सी फ्लाइज अवे, अवे का मतलब होता है दूर, फ्लाई मतलब उड़ जाना। देन सी फ्लाइज अवे, उसके बाद वह दूर उड़ जाता है। अब दूर वो कब उड़ा, जब वह थोड़ी देर इंतज़ार किया, अपनी मदर बर्ड का वो कहना माना, है ना। उसके बाद जब उसके छोटे छोटे पंख मजबूत हो गए, जब उसने कुछ दिन इंतज़ार किया, तो उसके छोटे छोटे पंख जो है मजबूत हो गए, और उसके बाद वह जो है दूर उड़ जाता है। तो इस प्रकार से इस पोयम में छोटा पक्षी वह कहता है पीप ऑफ डे, दिन की शुरुआत पर अपने घोंसले से कहता है, लेट मी फ्लाई, मुझे उड़ने दो। लेट मी फ्लाई, छोटा पक्षी कहता है कि मुझे उड़ने दो। और लेकिन मदर बर्ड क्या कहती है कि रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर, तुम्हें अभी थोड़ी देर इंतज़ार करना चाहिए। क्यों इंतज़ार करना चाहिए? क्योंकि तुम्हारे जो ये छोटे छोटे पंख हैं अभी मजबूत नहीं हुए हैं, और जब ये मजबूत हो जाएंगे तब तुम क्या करना, दूर उड़ जाना। इसलिए वह जब अपनी माँ का कहना मानता है, उसके बाद जब उसके पंख मजबूत हो जाते हैं, तब वह दूर उड़ जाता है। बच्चों, अब हम इस लेसन के एक्सरसाइज, जो अभ्यास के प्रश्न हैं, उसे समझकर हल करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, फर्स्ट है रीड, पढ़ो एंड टिक। टिक का मतलब होता है राइट का निशान। द करेक्ट आंसर, जो सही आंसर है उसमें राइट का निशान लगाना है। टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर में राइट का निशान लगाना है। फर्स्ट है क्वेश्चन, इन द पोयम, इस कविता में, हु सेज, कौन कहता है, मदर लेट मी फ्लाई अवे, मुझे उड़ने दो। इस कविता में मुझे उड़ने दो कौन कहता है? ऑप्शन दिया हुआ है, मदर बर्ड मतलब पक्षी की माँ, द किंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का राजा, लिटिल बर्ड, लिटिल बर्डी, छोटा पक्षी, ऑल द बर्ड्स इन द नेस्ट, घोंसले के सभी पक्षी। हमने पोयम में क्या पढ़ा है कि मुझे उड़ने दो कौन कहता है? कौन कहता है? तो इसमें आएगा लिटिल बर्डी। तो हम लगाएंगे राइट का निशान सी में, लिटिल बर्डी। इसके बाद है सेकंड, पीप ऑफ द डे, दिन की शुरुआत का मीन्स या सूर्योदय का मीन्स क्या है? तो ये इसमें है 8, सनराइज सूर्योदय का समय है, सनसेट सूर्यास्त का समय होता है, ड्यूरिंग नून इसका मतलब है दोपहर का समय, ड्यूरिंग नाइट इसका मतलब है रात का समय। तो मैंने पीप ऑफ डे में बताया था कि दिन की शुरुआत जो होगा वह है, दिन की शुरुआत कब होगी? सनराइज, सूर्योदय के समय। तो इसका आंसर आएगा एट सनराइज, सूर्योदय के समय। थर्ड है, डिड मदर बर्ड अलो बर्डी टू फ्लाई अवे, क्या पक्षी की माँ छोटे पक्षी को उड़ने देती है?
क्या पक्षी की माँ छोटे पक्षी को उड़ने देती है? अब हम देखते हैं यस, हाँ, नो, नहीं, अनसर्टेन, अनिश्चित। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? नो, उसकी माँ उसे जो है उड़ने नहीं देती है। क्यों उड़ने नहीं देती है? क्योंकि अभी क्या था, उसके पंख मजबूत नहीं हुए थे। ठीक है। अब फोर्थ है, बर्डी वाज आस्क्ड टू वेट अ लिटिल लॉन्गर। यहाँ है, छोटे पक्षी को थोड़ी देर रुकने के लिए क्यों कहा जाता है? लिटिल लॉन्गर मतलब वेट, थोड़ी देर इंतज़ार करने के लिए क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर दिया हुआ है, सी डिड नॉट नो हाउ टू फ्लाई। वह कैसे उड़ना है नहीं जानती है। सी डिड नॉट नो हाउ टू फ्लाई, कैसे उड़ना है वह नहीं जानती है। सेकंड है, सी कुड नॉट फ्लाई अलोन, वह अकेले नहीं उड़ सकती है। हर विंग्स वेयर नॉट स्ट्रॉन्ग एट, अभी उसके पंख मजबूत नहीं हुए थे। मदर बर्ड कुड नॉट फ्लाई, पक्षी की माँ उड़ नहीं सकती। अब इसका आंसर पोयम के हिसाब से क्या आएगा? इसका आंसर होगा सी, हर विंग्स वेयर नॉट स्ट्रॉन्ग येट, उसके पंख मजबूत नहीं थे, इसलिए उसे इंतज़ार करने के लिए कहा गया। इस तरह से ये फर्स्ट का आंसर हो गया। अच्छा बच्चों, अब हम सेकंड वाला देखते हैं। इसमें है, लुक एंड से, देखो और कहो। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरना है। करेक्ट फॉर्म, सही रूप भर के, ऑफ द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स, इस ब्रैकेट में, है ना, ये जो ब्रैकेट है इसमें दिया हुआ है बिग, इसे हमें सही रूप में लिखना है। फॉर्म का मतलब है सही रूप में लिख के यहाँ पे भर के खाली जगह को भरना है। यह जो क्वेश्चन है वह हमारे व्याकरण में, ग्रामर में जो है डिग्री का रूप है। ये किसका है? ये डिग्री का। और डिग्री का मतलब होता है लेवल, कि वह किस लेवल का है। जैसे यदि मैं एक वाक्य बनाती हूँ कि राम इज़ रिच, राम जो है अमीर है, लेकिन यदि मुझे कहना है कि राम से ज़्यादा भी कोई अमीर है ना, अब मुझे राम को जैसे छोटा बताना है, तो मैं क्या उपयोग करूँगी कि सोहन इज़ रिचर देन राम। अब यहाँ पर इसका क्या अर्थ हो रहा है कि सोहन राम से ज़्यादा अमीर है। अब यहाँ पे जो राम था वो, उसका लेवल जो है कम हो गया, और किसका लेवल बढ़ गया? सोहन का। तो डिग्री जो होता है लेवल को बताता है। मतलब हम इसमें लोगों की तारीफ़ भी हो जाती है, और यदि हम उसे मतलब हम इसमें लोगों की तारीफ़ भी कर सकते हैं और बुराई भी कर सकते हैं इस वर्ड के उपयोग से। तो मैंने जैसे ज़्यादा कह दिया तो वह हो गया रीचर। रीच में लगा, इसमें रीच का मतलब होता है अमीर, और यदि मैंने इसको रीचर बनाया मतलब वो ज़्यादा अमीर। रीचर का मतलब हो गया ज़्यादा अमीर। हमको एक बात और ध्यान रखनी है कि इसमें जो देन है, यह जब भी देन लिखा है मतलब यहाँ पे जो डिग्री का हमको लिखना है वह कंपेरेटिव डिग्री में लिखना है। कंपेरेटिव डिग्री का मतलब है कि दो चीज़ों में हम तुलना करेंगे। जैसे यहाँ पे जितने भी चित्र दिए हुए हैं इसमें दो चीज़ हैं, और ये दो चीज़ों में क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। तो यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री का उपयोग होगा, और कंपेरेटिव डिग्री जो है हम जो ब्रैकेट में वर्ड दिए हुए हैं उसमें आर या ई आर लगा करके बना सकते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट में जो दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है बिग, जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पर बिग, एक मिनट,
यहाँ पर जो है ब्रैकेट में ये शब्द दिया है बिग। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। एक नियम यहाँ पे और लगेगा कि जैसे बिग लिखा हुआ है तो जब यहाँ पे एक वॉवेल्स होता है तो ये इसके बाद वाला जो है एक बढ़ जाएगा। यहाँ पे हमको एक और जी लगाना पड़ेगा और उसके बाद हमें इसके लास्ट में ई आर लगाना पड़ेगा। या तो हम आर लिखेंगे, यदि किसी वर्ड में ई पहले से लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे, तो हमें सिर्फ या तो आर जोड़ना है या तो ई आर जोड़ना है। और जब हम ऐसा जोड़ते हैं तो ये हमारा जो वर्ड है वह कंपैरेटिव डिग्री में बदल जाता है। और कंपैरेटिव डिग्री मतलब ज़्यादा को बताने के लिए होता है, कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पर है द रेड काइट इज़, मतलब हमको क्या करना है, आर या ई आर लगाना है। ब्रैकेट में जो भी शब्द दिए हुए हैं उसमें हमको या तो आर लगाना है या ई आर लगाना है और हम उसे कंपैरेटिव डिग्री में बदल सकते हैं। फर्स्ट है द रेड काइट। द रेड काइट इज़, देन लिखा है, देन को भी ध्यान रखना है, मतलब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का उपयोग होगा। ब्लू काइट, यहाँ पे पर प्रश्न यह कह रहा है कि लाल पतंग नीले पतंग से बड़ा है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है कि लाल पतंग जो है चित्र में दिखाई दे रहा है कि लाल पतंग नीले पतंग से क्या है, बिग। बिग मतलब बड़ा। अब यहाँ पे देन लिखा है इसलिए हम क्या करेंगे, इस बिग को हम ई आर लगा के कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो ये हो जाएगा बिगर। हम यहाँ पे लिखेंगे बिगर, BIGG करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वावेल्स है और ई आर जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब होगा कि लाल पतंग नीले पतंग से ज़्यादा बड़ा है। बिगर हो गया, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा कि लाल पतंग जो है नीले पतंग से ज़्यादा बड़ा है। दिखाई दे रहा है, दो चीज़ों में तुलना हो रही है और नीले पतंग से लाल पतंग कैसी है, बड़ी, इसलिए हमने इस्तेमाल किया है बिगर। इसमें आएगा बिगर। अब सेकेंड वाला देखते हैं, द ब्लू काइट इज़। अब जो ये नीली वाली पतंग है, देन द रेड काइट, लाल काइट से देन का मतलब हमको, अब ये जो स्मॉल दिया है इसमें हमको ई आर लगाना है तो ये बन जाएगा स्मॉलर, SMALL ER। इस फिलअप्स में आएगा स्मॉलर। जो स्मॉल शब्द दिया है उसमें हमको ई आर बस जोड़ देना है और ये हमारा वर्ड हो जाएगा स्मॉलर। नीली पतंग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीला पतंग लाल पतंग से छोटा है। नीला पतंग जो है लाल पतंग से छोटा है। अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड में है द विंग्स ऑफ अ, जो विंग्स हैं इसके हॉक और स्ट्रॉन्गर है ना। अब जैसे यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग दिया है तो हमको क्या करना है, देन लिखा हुआ है मतलब हमको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है तो आर या ई आर लगाएंगे तो इसमें हो जाएगा स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ पर हो जाएगा द विंग्स ऑफ अ हॉक आर स्ट्रॉन्गर देन द विंग्स ऑफ अ डक। जो यहाँ पे बतख है इससे ज़्यादा मजबूत किसके पंख हैं, यहाँ पर जो हॉक दिया हुआ है उसके पंख ज़्यादा मजबूत हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर, मतलब यहाँ पर ई आर लग जाएगा। स्ट्रॉन्ग जो लिखा है वो और ई आर लगा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा स्ट्रॉन्गर। द विंग्स ऑफ अ हॉक आर स्ट्रॉन्गर देन द विंग्स ऑफ अ डक। जो यहाँ पे बतख है उससे ज़्यादा मजबूत जो है, इस जो बाज है उससे ज़्यादा, बाज के पंख जो है ज़्यादा मजबूत है। स्ट्रॉन्गर का मतलब है ज़्यादा मजबूत। अब हम देखते हैं फोर्थ वाला, ए मैट्रेस। ए मैट्रेस इज़ ब्लैंक देन ए मैट, है ना।
अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सॉफ्ट, तो हमको इसे कंपैरेटिव डिग्री में देन लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि हमको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है, तो हम आर या ई आर लगाएंगे। तो इसमें हम लगाएंगे ई आर, तो सॉफ्ट का हो जाएगा ये सॉफ्टर। क्या हो जाएगा ये सॉफ्टर, ये ई आर लगा देंगे शब्द में, तो फिर ये सॉफ्टर बन जाएगा। अब देखते हैं इसका मतलब। गद्दा जो है चटाई से ज़्यादा मुलायम है। गद्दा जो है चटाई से ज़्यादा मुलायम है। मैट्रेस मतलब गद्दा और मैट मतलब चटाई। वैसे तो गद्दा क्या होता है, चटाई से ज़्यादा मुलायम होता है। सॉफ्ट मतलब मुलायम और सॉफ्टर का मतलब है ज़्यादा मुलायम। तो ज़्यादा मुलायम कौन होता है, मैट्रेस, गद्दा। अब यहाँ पे दिया है पांचवा, ए कॉकरोच इज़ ब्लैंक देन एन एंट, है ना। और यहाँ पे दिया है लार्ज। अब देखो लार्ज में ई लगा हुआ है, तो हम लास्ट में सिर्फ हम आर लगाएंगे। लार्ज को पहले लिखना है और हम इसमें आर लगा देंगे, तो ये बन जाएगा लार्जर। लार्जर मतलब हो जाएगा ज़्यादा बड़ी या ज़्यादा बड़ा। एक कॉकरोच लार्जर बड़ी होती है देन एन एंट, एक चींटी से बड़ी होती है कि नहीं, होती है ना। तो यहाँ पे होगा ए कॉकरोच इज़ लार्जर, एक जो कॉकरोच है वह चींटी से ज़्यादा बड़ी होती है, तो इस ब्लैंक में आएगा लार्जर। यहाँ पर एक बार और बता देती हूँ कि ब्रैकेट में जो शब्द दिया है उसका कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। यहाँ पे देन जहाँ पर भी लिखा रहेगा, मतलब दो चीज़ों में तुलना होता है, वहाँ पे देन का उपयोग होता है। और कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए हम आर या फिर ई आर लगाएंगे। सिर्फ यहाँ पे बिग में क्या हुआ है, जी के पहले वावेल्स है, इसलिए इस जी को डबल करना पड़ता है, यह भी एक नियम है। तो हम जी को डबल करेंगे और ई आर लगा देंगे, तो यह बन जाएगा बिगर। सेकेंड वाले में आंसर आएगा स्मॉलर। थर्ड में आएगा स्ट्रॉन्गर, जो भी ब्रैकेट में दिया है उसमें आर या ई आर लगाना है। और सॉफ्ट में हो जाएगा सॉफ्टर, लार्ज में हो जाएगा लार्जर। इस तरह से हमारे ये सेंटेंस सही फॉर्म में, करेक्ट फॉर्म में बदल जाएंगे। बस ध्यान रखना है कि हमको आर या ई आर लगाना है शब्द के लास्ट में। ओके। अच्छा बच्चों, अब हम जो है सेकंड यहाँ पे कंप्लीट द वेब। वेब का मतलब होता है जाल। जाल मकड़ी जो बनाती है, स्पाइडर का जो वेब होता है ना, तो हमको वैसे ही जाल कंप्लीट करना है। इस जो वेब है इसको कंप्लीट करना है। व्हाट ऑल हैपन्स एट द पीप ऑफ द डे। सूर्योदय के समय सुबह सबके साथ क्या होता है। पीप ऑफ द डे मतलब सूर्योदय के समय दिन की शुरुआत पर क्या क्या होता है। व्हाट हैपन्स सभी के साथ क्या होता है, वो हमें कंप्लीट करना है। इसमें हमें याद रखना है कि एट द पीप ऑफ द डे, ये इन सभी वाक्यों में जुड़ेगा। लास्ट में हमको एट द पीप ऑफ डे ऐसे ही सभी में जोड़ना है। और पहले हम ये जो गोले में, बाहर के गोले में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको लिखना है, और ये सभी हम फर्स्ट लेटर को कैपिटल रख के लिखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है द फ्लावर्स ब्लूम, है ना। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है द फ्लावर्स ब्लूम। अब इसमें हमने क्या जोड़ा है, एट द पीप ऑफ द डे, दिन की शुरुआत के समय क्या होता है, फूल खिलते हैं। फ्लावर्स ब्लूम, फूल जो है खिलते हैं। ठीक है। उसके बाद है हमको याद रखना है कि एट द पीप ऑफ डे सभी वर्ड्स के लास्ट में जोड़ना ही है। और ये जो वर्ड्स हैं, ये जो गोले में वर्ड्स हैं, इनको हमको पहले लिखना है। और फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल वैसे दिया हुआ है, तो फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल रहेगा। अब हम देखते हैं
कि जब हम सेकंड वाले को जोड़ेंगे। ठीक है, अब हम ये जोड़ते हैं वी गेट। ठीक है, वी गेट रेडी, हम तैयार होते हैं। तो यहाँ पर हमें एक वर्ड लिखना पड़ेगा, रेडी। हम लिख सकते हैं फॉर बाथ, क्योंकि हम सुबह जो है नहाने के लिए तैयार होते हैं, है ना, उठते हैं। तो है वी गेट रेडी फॉर बाथ एट द पीप ऑफ डे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सेकंड वाले में वी गेट रेडी जो लिखा हुआ है, इसको, ये जो लिखा हुआ है उसको लिखना है वी गेट रेडी फॉर बाथ। उसके बाद लिखना है एट द पीप ऑफ डे। उसके बाद हमें लिखना है एट द पीप ऑफ डे। मैं लिख के बता देती हूँ, वी गेट रेडी, वी गेट रेडी फॉर बाथ। उसके बाद लिखना है जो ये वाला लिखा हुआ है, इसे पूरे का पूरा लिख देना है, एट द पीप ऑफ डे, और फुल स्टॉप लगा देना है। ठीक है, वी गेट रेडी फॉर बाथ एट द पीप ऑफ डे। तो ये जो एट द पीप ऑफ डे, ये जितने भी गोले में लिखे हुए शब्द हैं उनके साथ ये जुड़ेंगे हैं। तो ये हमारा सेकंड बन गया, वी गेट रेडी फॉर बाथ एट द पीप ऑफ डे। इसका मतलब है कि हम नहाने के लिए तैयार होते हैं दिन के समय। अब हम लिखते हैं, अगला देखते हैं, द बर्ड्स, जो पक्षी है, आउट ऑफ नेस्ट, वो क्या करते हैं, बाहर जाते हैं। तो हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं गो। गो का मतलब होता है जाना। द बर्ड्स गो आउट ऑफ नेस्ट। अब हम इसके साथ जोड़ देंगे एट द पीप ऑफ डे। लास्ट में हम लिखेंगे एट द पीप ऑफ डे। दिन की शुरुआत के समय पक्षी अपने घोंसले से बाहर जाते हैं। फिर है, अब इस वाक्य को जोड़ेंगे, तब क्या हो जाएगा, द सन राइजेस, सूर्योदय होता है एट द पीप ऑफ डे। दिन की शुरुआत पर सुबह जो है सूर्योदय होता है। अब हम इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा, वी अप फ्रॉम स्लीप एट द पीप ऑफ डे। हम नींद से जागते हैं, किस टाइम पे, एट द पीप ऑफ डे। हम जो है दिन की शुरुआत पर नींद से जागते हैं। अब हमें इसे जोड़ना है, लास्ट वाला। तो इसमें दिया हुआ है एवरीवन बिगिंस टू, मतलब सभी लोग जो है प्रारंभ करते हैं। क्या प्रारंभ करते हैं, बिगिंस टू स्टार्ट वर्क। हम लिख सकते हैं यहाँ पर स्टार्ट, क्या लिखेंगे, स्टार्ट वर्क। अब इस शब्द में हमको क्या करना है, एट द पीप ऑफ डे को जोड़ देना है। एवरीवन बिगिंस टू स्टार्ट वर्क एट द पीप ऑफ डे। और ऐसे करके ये पूरे 6 वाक्य बनेंगे और इसे आपको बनाना है। इसका मतलब होगा कि दिन की शुरुआत पर सभी जो है क्या करते हैं, अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ लास्ट में हमें जो है एट द पीप ऑफ डे को, ये जितने भी यहाँ पे गोले में वर्ड दिए हुए हैं, शब्द दिए हुए हैं, इसके साथ हमें एट द पीप ऑफ डे को जोड़ के लिखना है। और इससे हमारा जो है सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। और इससे ये भी पता चलता है कि हम दिन की शुरुआत में क्या काम करते हैं, दिन की शुरुआत में हम क्या क्या काम करते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी होती है। तो ये इसे आपको समझकर बनाना है। मैंने इसे समझा दिया है और आप कोशिश करेंगे, ये पूरे बन जाएंगे। एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, इसी के आधार पे आपको ये बाकी जो 6 हैं ये पूरे बनाने हैं। सेकंड में जो बनेगा एक बार मैं बता देती हूँ, वी गेट रेडी फॉर बाथ एट द पीप ऑफ डे। फिर से बता देती हूँ, द बर्ड्स गो आउट ऑफ नेस्ट
at the peep of day. The sun rises at the peep of day. We up from sleep at the peep of day. Everyone begins to start work at the peep of day. The flowers bloom at the peep of day. इस तरह से पूरे सेंटेंस बनेंगे। बहुत ही इजी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों से ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें फन टाइम। फन टाइम जो होता है वो मस्ती का समय है और इस मस्ती के समय को आपको इन्जॉय करते हुए, क्योंकि आप पढ़ाई किए हो इतना तो थोड़ा सा इन्जॉय तो बनता ही है। तो आपको क्या करना है, एक सिंपल सा कागज़ लेना है और उसे जैसे नंबर में दिए हुए हैं उस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपका एक एरोप्लेन तैयार हो जाएगा। इसे आपको बनाना है और मैंने जितने भी क्वेश्चन समझाए हैं उनको घर में प्रैक्टिस करना है। मोर एंड मोर प्रैक्टिस एट योर होम। आप जितना ज़्यादा इसको घर में अभ्यास करेंगे तभी आपसे ये बन पाएगा। थैंक यू बच्चों, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।